इन लोगों ने 108 उपनिषद में एक उपनिषद लिखा अल्लोपनिषद। उस अल्लोपनिषद में ये लिखा गया है कि अकबर जो है महान राजा था, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। अरे मेरे भाई, वो आपको पता उपनिषद कब रचे गए? नहीं पता, लेकिन आपको किसी ने पकड़ा दिया, बोले चलो जी ले लो। यही लोग भारत में तनाव का कारण बनते हैं। बोले जो उपनिषद में अकबर का नाम है, बता गजब कर दिए यार, हद है? किस्सा भी बनाओ तो कम से कम ऐसा बनाओ जो टिक जाए। ये चुटकुला से ही हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बताइए, इस बात को कोई मतलब जो शिक्षित नहीं है वो भी इस बात को खारिज कर देगा। हमें तो खतरा ये लग रहा है कहीं फजील भाई ऋग्वेद में औरंगजेब का नाम जिक्र ले आए, बोले ऋग्वेद में औरंगजेब की जीवनी है। एक ऐसे ही ज्ञान आता, उसका भी वीडियो बड़ा आता है व्हाट्सएप पर, है ना, इंटरनेट पर। एक सज्जन ज्ञान देते हैं माइक पर कि पता है ये धरती जो है चपटी है क्या, फिर बताते फलाने ने ऐसे करके चपटा दी थी है, और उन्होंने ऐसे करके उछाल दिया तो चंद्रमा बन गया ऊपर क्या। ये मुझे लग रहा उस टाइप की थ्योरी है कि अकबर की जीवनी पुराणों में कैसे आई, है ना, जो फजील साहब ढूंढ के लाए। और नहीं तो फिर इनको साहित्य के नोबेल के लिए और खोजबीन के नोबेल के लिए भेजा जाए। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है देश के सबसे निडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और राजनीतिक विश्लेषक फजील अहमद के बीच में। दोस्तों, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की डीएनए वाली बयान को लेकर चल रही डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक ने अपनी गलती छुपाने के लिए बहुत ही एक गलत बात कह दी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथ उपनिषद में लिखा है कि अकबर एक महान राजा था और उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। फिर फजील अहमद की ये बात सुनकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की आई भयंकर गुस्सा। उसके बाद उन्होंने फजील को किया भयंकर जुलील। दोस्तों, वो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और विस्फोटक होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। फजील अहमद साहब, बाबर के डीएनए के साथ कोई क्यों हिंदुस्तान में खड़ा हो? बाबर से तो कोई लेना देना नहीं। एक आक्रमणकारी था, घोड़े पर ऊंट पर सवार होके आया, इसीलिए पहले सवाल पूछे फिर बोलने के लिए बुलाया आपको, है ना। तो बाबर की डीएनए के साथ कोई क्यों खड़ा हो भारत का व्यक्ति? बाबर की वजह से ही तो एक बार अखिलेश यादव और 2-3 बार तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। बाबर की वजह से बन गया ना। बाबर का डीएनए इस देश में खत्म थोड़े हो गया है, आबादी है इस देश की। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ की मीडिया, इंडिया की, भारत की मीडिया बांग्लादेश के बारे में दिखा रही है, उसी तरह से बांग्लादेश की मीडिया ये दिखा रही है कि संभल में हिंदूवादी सरकार ने 5 मुसलमानों का कत्ल कर दिया। ये बांग्लादेश में चल रहा है। तो क्या हमारी मीडिया, बांग्लादेश की मीडिया यही वार कर रही है? पार्लियामेंट चल रही है 4-5 दिन से, एक बार वो तो पार्लियामेंट में गिरिराज सिंह भी नहीं उठाए जो दुनिया भर की हिंदू की बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू की बात करने की एक बार कोई पार्लियामेंट, बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर ही उठा दिए होते। लोकसभा में क्यों नहीं उठाया मामला? इसलिए कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कोई भी अगर पार्लियामेंट में ना उठाते, जो रोज नेता बाहर बोल रहे, पार्लियामेंट चल रही तो नहीं बोल रहे। नंबर एक बात, आपने मीर कासिम की बात की, हम वहीं से शुरू करते हैं। बाबर तो खैर, अब जो है बाबर साहब की हम क्या बात करें, क्योंकि आप उतना टाइम देंगे नहीं हमको। तो मीर कासिम जब आए भारत में तो अफगानिस्तान के रास्ते से आए, तो वहां पे जब हमला किए तो साधु जाकर के छिप गए किले में और 7 दिन तक हमला नहीं किए। तो बाहर निकल के आए और कहे कि हमने अपने ज्योतिष से देख लिया है, विजयी तुम ही होगे। लेकिन रास्ते में एक अड़ंगा है। बोले क्या अड़ंगा है? कहा ये बुद्ध मठ है, इसको तोड़ दो तो तुम्हारा रास्ता साफ है। वहां भी तोड़वा दिया बुद्ध मठ, और वहां से तोड़वा करके पूरा बुद्धिस्ट समाज के बारे में वो खत्म कर रहे, और उसको जो है कह रहे कि तोड़ दो तो हमारा देश, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। और अल्लोपनिषद, इन लोगों ने 108 उपनिषद में एक उपनिषद लिखा अल्लोपनिषद। उस अल्लोपनिषद में ये लिखा गया है कि अकबर जो है महान राजा था, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा उपनिषद अकबर की तारीफ से भरा पड़ा है। अगर इतना ही चरण चुंबन करना था तो जिसका दादा ही ना था बाबर दादा थे अकबर के, तो उसने सारी मंदिरें तोड़वा दी। तो उसके ही पौत्र का आप इतना चरण चुंबन क्यों कर रहे थे? क्यों उपनिषद लिख दी उसके शान में? इतने चरण चुंबन करने का तो किसका डीएनए है? ये किसका डीएनए है? देश के अंदर बंटवारा, फूट डालो, राज करो, छुआछूत करो, अछूत समझो, नीच समझो, आदिवासियों को नीच समझो, पिछड़ी जाति को नीच समझो। ये सब कौन कर रहा है? किसका डीएनए है इस देश के अंदर? 5-10% जिसकी आबादी है वो आरक्षण पा रहा है 51%, और जिसकी आबादी है 85% वो आरक्षण पा रहा है 49%। ये सब किसका डीएनए है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने घर में उंगली किया ना, अभी बताता है।
आगे बात 49% और 85% इतना आरक्षण 100% में समा ही नहीं सकता, इसलिए फजील अहमद की जानकारी यहां पर गड़बड़ा जाती है ना। 85 वो पारे 49 वो पारे जोड़ दो, 100 में आ गया, नहीं आया, कहां चुटकुला कर रहे हो यार, कुछ तो समझो। और दूसरी बात मैं बता दूं, फजील अहमद को इस बात की वो कहां से ढूंढ के लाए उनके, उस पर मैं विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन अकबर के समय में 1550-60 का जो दौर रहा, उस समय जब अकबर का शासनकाल रहा होगा, उस समय कोई उपनिषद नहीं लिखा जा रहा था, वो भक्ति काल था भारत का, हिंदी अवधि में कविता लिखी जा रही थी, ठीक है ना। अब फजील अहमद को पता ही नहीं एबीसीडी, उनको किसी ने पकड़ा दिया व्हाट्सएप से। अरे मेरे भाई, वो आपको पता उपनिषद कब रचे गए, नहीं पता, लेकिन आपको किसी ने पकड़ा दिया, बोले चलो जी ले लो। यही लोग भारत में तनाव का कारण बनते हैं, और नहीं तो क्या। बोले जो उपनिषद में अकबर का नाम है, बता गजबे कर दिए यार, हद है? किस्सा भी बनाओ तो कम से कम ऐसा बनाओ जो टिक जाए। वेद पुराण स्मृतियां उपनिषद कब की रचनाएं हैं, और गजब बात है। और ये चुटकुला से ही हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बताइए, इस बात को कोई मतलब जो शिक्षित नहीं है वो भी इस बात को खारिज कर देगा कि यार कैसी मजाक कर रहे हो। कल को ये हमें तो खतरा ये लग रहा है कहीं फजील भाई ऋग्वेद में औरंगजेब का ना जिक्र ले आए, बोले ऋग्वेद में औरंगजेब की जीवनी है। जब पढ़ना ऋग्वेद है नहीं तो कुछ भी रेले रहो, यही चीज खराब है, ये समझना चाहिए। ये समझे बिना मोक्ष नहीं है मित्र, ठीक। 185% आरक्षण इनको मिल रहा और 49% उनको मिल रहा, 50%। अरे जोड़ दो, 100 के अंदर आ जाएंगे। कहीं तो सेंस रखो यार, ये बिल्कुल विचित्र चल रहे हो ना। अरे आपने 85% बताया भाई, गजब बात करते हो। कहीं तो गणित देखो, बेसिक मैथमेटिक्स का तो ख्याल रखोगे यार। खैर, इस पर देश चिंतन करेगा कि कौन से उपनिषद में औरंगजेब, मुझे लग रहा है आगे चलने के कूर्म पुराण में है, शिव पुराण में है, वाल्मीकि रामायण में है। गजबे है देश भाई। खैर, राघवेंद्र सिंह जी, डीएनए से आप मुख्यमंत्री का तात्पर्य क्या है? डीएनए पर नई लड़ाई छिड़ गई और बात वहां तक चली गई कि वेद पुराणों में अकबर का जिक्र है। बताइए, ये बात आज तक मेरे ख्याल से ये बात नोबेल पुरस्कार के स्तर की है। इससे पहले बात किसी ने नहीं कही। बड़े बड़े विद्वान हो गए देश में, ये फजील अहमद ही ढूंढ के लाए कि अकबर का जिक्र वेद पुराणों में है। राघवेंद्र सिंह, ध्रुव राठी, मैं ध्रुव पाठक से कहूंगा जरा वो तब तक इस बात पर कुछ चिंतन करके रखें। जब मैं आऊंगा तो उनसे ये सवाल लूंगा कि अकबर की जीवनी पुराणों में कैसे आई, है ना, जो फजील साहब ढूंढ के लाए। और नहीं तो फिर इनको साहित्य के नोबेल के लिए और खोजबीन के नोबेल के लिए भेजा जाए। जी, राघवेंद्र सिंह जी, देखिए, फजील अहमद के जैसे लोग जो हैं, जो इस्लाम में प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपनी बात को छुपाने के लिए इस प्रकार की वाहियात बातों को जन्म देता है। मैंने तो पहली बार आलोक उपनिषद का नाम सुना है। ये लोग अपनी बात को टालने के लिए आलोक उपनिषद एक नई चीज ले आए। एक ऐसे ही ज्ञान आता, उसका भी वीडियो बड़ा आता है व्हाट्सएप पर, है ना, इंटरनेट पर। एक सज्जन ज्ञान देते हैं माइक पर कि पता है ये धरती जो है ये चपटी है क्या, फिर बताते फलाने ने ऐसे करके चपटा दी थी, है, और उन्होंने ऐसे करके उछाल दिया तो चंद्रमा बन गया ऊपर। क्या ये मुझे लग रहा है उस टाइप की थ्योरी है। और एक ये भी थ्योरी आती है कि भाई ऊपर कुछ ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो हूर होती हैं, फिर उनका डिस्क्रिप्शन भी आजकल चल रहा है व्हाट्सएप पर। तो मुझे लग रहा है जो इस तरह का ज्ञान है ये विसंगति पैदा करता है। खैर, ये जो उपनिषदों में, पुराणों में अकबर का अध्याय, ध्रुव पाठक, ये पहली बार सुनी गई चीज है मेरे ख्याल से, पूरे ब्रह्मांड में ये पहली बार सुनी गई होगी। जी अमिताभ जी, सबसे बड़ी दुख की बात ये कि ये इस्लामिक स्कॉलर होके ये फैजल साहब ऐसा बात बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जो ग्राउंड पे जो पढ़े लिखे नहीं है उसकी सिचुएशन क्या होगी देश में। इसीलिए एक तरीके से लग रहा है कि माहौल असमंजस रह रहा है कि किसी को पता ही नहीं है। ये लोग कुछ चंद लोग अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी न्यूज रूमर्स कर देते हैं, फैला देते हैं, इस वजह से देश का माहौल बिगड़ते हैं। ये लोग संभल में बोल रहे हैं कि संभल हिंसा के पीछे बीजेपी है, तो ये बताए कि पत्थरबाजों के पीछे कौन है? गुड क्वेश्चन। अशोक भाई, मैं कई बार सोचता हूं कि भारत जरूरत से ज्यादा उदार है क्या, और कई बार इसकी उदारता इस पर भारी भी पड़ी है।
इतिहास से देख लीजिए आज तक दुनिया के किसी मुल्क में क्या ये संभव था जो बात फजील अहमद बोल गए टीवी पर, किसी दूसरे मुल्क में बोल सकता था वहां का नागरिक? नहीं बोल सकता था। लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान तो सोचिए, छोड़िए, वहां तो खाल उधेड़ लेते। लोकतांत्रिक देशों में भी नहीं होता। ठीक, यहां बोल के आराम से अपना चाय कॉफी भी पिएंगे और शाम को जहां जाना है वहां घूमेंगे भी। फिर भी लोग कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी कम है, इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए भैया? अशोक जी, नहीं, इतनी आजादी तो कहीं नहीं, अमेरिका में भी नहीं है मेरे भाई, फ्रांस में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है। एक मुझे उदाहरण याद आ गया, एक घटना याद आ गई। यहां दिल्ली में ऐवान गालिब एक हॉल है अशोक भाई, वहां एक कार्यक्रम हुआ, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। क्या उस वक्त ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे बुजुर्ग गिलानी, बड़े गिलानी, नाम बोला, बड़े गिलानी समझ लीजिए। क्या 6.5 फुट के गोरे चिट्टे लंबे, उनका भाषण था। वो स्ट्रिक्टली केवल उन्हीं के लोगों के लिए था, लेकिन मैं किसी तरीके से व्यवस्था बना के हैं चुपचाप घुस गया। हैं बोले बोलना नहीं, बोले गए तो पकड़ जाओगे, उच्चारण फिर बहुत मार पड़ेगी। मैं चुप बैठा रहूंगा, कुर्सी के नीचे बैठ जाऊं। उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण का लब्बो लुबा मुझे आज तक याद है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का झंडा और हिंदुस्तान का आईन यानी कानून मेरे जूती की नोक पर है। क्या खूब ताली बजी। और फिर ऐसे उन्होंने तमाम वचन कहे। उसके बाद जब वो निकले तो दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां उनको एस्कॉर्ट करके ले गई। अशोक जी, किसी और देश में ऐसा संभव है? उल्टा टांग दिया जाता, उल्टा टांग दिया जाता ना, और नीचे से मिर्ची का धुआं भी दे देते, दूसरे देश में होते तो। गलत बोलूं तो ठोक देना। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान को तस्लीम नहीं करता, मानते ही नहीं। अच्छा जी, उनका पासपोर्ट भारत का, और एक बार गलती से एमएलए रहे थे तो उसकी पेंशन ले रहे थे भारत से। क्या चाहिए और क्या चाहते हो भाई? फजील अहमद जैसे लोग, गुलानी जैसे लोग, और क्या चाहते हैं? भारत अपने अति उदारता का शिकार है, बार बार हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को नहीं छोड़ा होता बार बार, तो भारत का इतिहास वो नहीं होता जो आज है। यही तो समस्या है। शिवाजी बहुत एक ही बार पैदा हुए, अन्यथा भारत इस ट्रैप में नहीं फंसता कि हजारों वर्ष की गुलामी झेले। सोचिए, भारत का नागरिक देश के बड़े टीवी के मंच पर बैठकर कह रहा बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया है, तो मीडिया दिखा रही। बताइए, वो कौन सा उपनिषद बता दिया आलोपी चलोपी है? करे उसमें अकबर की बताइए, गजबे हो गया। वो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास का समय था भाई मेरे, जब अकबर और बाबर यहां कबड्डी खेल रहे थे। वेद पुराण का समय नहीं था, लेकिन पता ही नहीं एबीसीडी। रेले रहो, रेले रहो, रेले रहो। ये भारत के साथ द्रोह है, भारत माता के साथ द्रोह है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।